पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था पोलराइजेशन ऑफ आयंस और ये कहा था कि जो आयंस हैं, चाहे वो पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, वो अपने अपोजिट चार्ज वाले आयन को क्या करता है, पोलराइज करता है। मतलब का कि उसका एक जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियस है, वो दूसरे आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो सेकंड आयन है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आयन का पोलराइजेशन हो गया है या इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ आकर के जमा हो गए हैं। ठीक है ना। और क्योंकि हमने बात कर रहे थे यहाँ पर कि सब जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर के वो बने होंगे, तो क्या वो 100% आयनिक कंपाउंड होगा या उसका जो बॉन्ड, उसमें आयनिक बॉन्ड जो प्रेजेंट है वो क्या 100% आयनिक नेचर का है, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, कंप्लीट ट्रांसफर से बने हैं। और क्या कंप्लीट ट्रांसफर उसने जो इलेक्ट्रॉन अपना पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन दे दिया है या पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, क्या वो बाद में अपना कोई अधिकार उस इलेक्ट्रॉन पर रखता है या नहीं रखता है। तो उसी पर हमने पोलराइजेशन ऑफ आयंस को स्टार्ट किया था और कहा था कि इलेक्ट्रॉन देने के बावजूद भी जो देने वाला आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है या उसके जो प्रोटॉन्स हैं उस बगल वाले आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचते हैं, जिस वजह से वहां पे थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग शुरू हो जाती है, या आप कह सकते हो कि वहां पे जो कोवेलेंट नेचर है वो वहां आ जाता है। तो मतलब कोई भी जो कंपाउंड है वो 100% आयनिक ना होकर के उसमें थोड़े बहुत कोवेलेंट जो करेक्टर हैं वो आ जाते हैं। और इसी को समझाने के लिए हमने फाजान रूल्स को पढ़ना शुरू किया और हमने कहा कि जो पोलराइजेशन अगर कम होता है तो जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन अगर पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब उसमें जो कोवेलेंट करेक्टर है वो इंक्रीज होता जाएगा और वहां पर कोवेलेंट करेक्टर अगर इंक्रीज हो जाता है तो आप वहां कह सकते हो कि वो जो मॉलिक्यूल है वो ज्यादा पोलराइज हुआ है। ठीक है, तो कुछ रूल फाजान ने दिए और उन रूल्स को हमने यहाँ पर देखा और कुछ फैक्टर्स हम फिर देखने लगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी आयन के पोलराइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो हमने कहा कि जितना ज्यादा यहाँ पर साइज और जो चार्ज है, इन दो फैक्टर्स को हमने स्टडी किया था कि कैटायन का और एनायन का साइज और जो चार्ज है कैटायन और एनायन का वो किस तरह से किसी भी वो जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड उसमें पोलराइजेशन को अफेक्ट करता है। साइज और चार्ज, इन दो चीजों पर हमने बात की थी या ये दो फैक्टर्स हमने देखे थे। अब जो हम बात करेंगे वो हमारा तीसरा फैक्टर होगा और उस तीसरे फैक्टर में अगर देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैटायन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन। वो जो आयनिक बॉन्ड बना है उसमें जो कैटायन है जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, वो कैटायन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है इस बात पर भी डिपेंड करता है कि पोलराइजेशन कम होगा या ज्यादा होगा। तो कुछ कैटायंस हमारे पास ऐसे हो सकते हैं जिनके पास में 18 इलेक्ट्रॉन्स हों, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और कुछ कैटायन ऐसे हो सकते हैं जिनके पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। ठीक है ना। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो देखो अगर हम बात करें सोडियम की, ठीक है ना। अब सोडियम का 11 होता है एटॉमिक नंबर, और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें यहाँ पर और लेकर के आए Na+, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो 1s2
2s2 2p6 हो जाता है। ये तो इनर शेल है। यहां आउटर शेल की बात करें तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर कॉपर की, मान लीजिए कि हमने यहां पर एग्जांपल ले लिया कॉपर का और कॉपर जो होता है वो 29, और अगर इसका मैंने मान लीजिए कि एक पॉजिटिव आयन बनाया, तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, वो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कॉपर का, मतलब कॉपर प्लस का। तो आप यहां पर देखो कि इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है, इसका आउटर मोस्ट शेल है ये थर्ड, क्योंकि फोर्थ शेल तो यहां पर क्या हुआ, यहां तो 0 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो यहां पर जो सिस्टम है वो है 18 इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऐसे कैटायंस जिनमें 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और या ऐसे कैटायन जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हों, इन दोनों का पोलराइजिंग पावर अलग अलग होता है, या ये एनायन को अलग अलग तरीके से पोलराइज करते हैं। ये एक फैक्टर है। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 18 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन किस किस सिस्टम में मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं हम हमारे फैक्टर की कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर 18 या 8 इलेक्ट्रॉन्स का है कैटायन का, तो किस तरह से वो पोलराइजिंग पावर शो करेगा। तो जो 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये कॉपर जैसे, इसका पोलराइजेशन क्या होता है, ये पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है, मतलब इट हैज मोर पोलराइजिंग पावर, ये ज्यादा पोलराइजिंग पावर दिखाता है बजाय इस 18 इलेक्ट्रॉन की। ये 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है उसके पास क्या होती है, लेस, इट हैज लेस पोलराइजिंग पावर। ओके, सो ऐसा हमें देखने को मिलता है 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसको प्रूव कैसे करें, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहां पर कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स देख सकते हैं। जैसे हमने जैसे कॉपर प्लस ही लिया, तो हमने इसका एक क्लोराइड ले लिया, और यहां पर हमने NaCl का क्लोराइड ले लिया, यहां पर हमने Na लिया हुआ है तो NaCl का क्लोराइड। इनके अगर हम मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें तो कॉपर क्लोराइड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 750 डिग्री सेल्सियस, और जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 173 डिग्री सेल्सियस। अब आप एक चीज देखो, अगर पोलराइजेशन ज्यादा है, हमने कहा कि ये ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखता है, अगर ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो ज्यादा क्या होंगे, कोवेलेंट नेचर यहां पर आ जाएगा। यहां पर लेस पोलराइजेशन अगर है तो वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर कम आएंगे, तो कोवेलेंट कैरेक्टर यहां पर क्या होगा, कम होगा। सो ये होगा लेस कोवेलेंट, और ये क्या होगा, ये होगा मोर कोवेलेंट। अगर ज्यादा कोवेलेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा आयनिक होगा मेल्टिंग पॉइंट उतने ज्यादा होंगे। जब हमने आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स की जो प्रॉपर्टीज स्टडी की थी तो हमने वहां पे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बताए थे। आयनिक बॉन्ड्स जहां ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 1073 डिग्री सेल्सियस, और कॉपर क्लोराइड जो ज्यादा कोवेलेंट है, यहाँ पे कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 750 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो कहीं पर भी अगर आपको इस तरह का सिस्टम मिलता है तो वहां पर आप देखो कि 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है या 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर
सॉरी, अगर 18 इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वहां पे मोर कोवेलेंट नेचर होगा, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो वहां पे वो मॉलिक्यूल या वो जो कंपाउंड है वो लेस कोवेलेंट होगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स थे, साइज, शेप और जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उससे रिलेटेड, जो अफेक्ट करते हैं कि कितना पोलराइजेशन वो कर सकते हैं या करते हैं, और मॉलिक्यूल फिर किस तरह से बिहेव करेगा, ज्यादा कोवेलेंट बिहेव करेगा या ज्यादा आयनिक बिहेव करेगा। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम कि जो ये जो पोलराइजेशन है, अगर ये कहीं पर मिलता है या नहीं मिलता है तो इसको किस तरह से हम, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, किस तरह से हम इसको अप्लाई करें, और कुछ चीजों को हम देखें इनके बेस पर, तो उसको हम यहाँ पर अब स्टडी करेंगे। तो जो ये है आपका एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, कि कहां कहां हम इसको अप्लाई करके और क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पोलराइजेशन पावर देखें कैटायन की तो उसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअली चार्ज डेंसिटी से, चार्ज डेंसिटी, और इसको हम डिनोट करते हैं सिंबल फाई से। ये सिंबल फाई है, इससे हम डिनोट करते हैं। तो ये जो फाई है ये इक्वल हो जाएगा किसके, अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो देखो चार्ज कितना ज्यादा है कैटायन पे, तो हम बोलेंगे चार्ज ऑफ कैटायन। और अगर उसका देखो साइज अगर छोटा है तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर ये छोटी सी चीज है, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है और यहाँ पर एक ये बड़ा पॉइंट है, या ये बड़ा एटम है या आयन है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो छोटा साइज अगर इसका होता है, साइज या कह सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन, या कह सकते हैं साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, तो साइज अगर छोटा होता है तो चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, और साइज अगर बड़ा है तो यहां पर अगर कुछ पार्टिकल्स को, चार्ज को अगर हम इसके चारों तरफ लेते हैं तो वो बिखरा हुआ होगा, वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और इसके चारों तरफ होंगे तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और चार्ज पे तो ये डिपेंड कर ही रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर होगी। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं पहले, और इनका रेशो जो है वो चार्ज डेंसिटी कहलाता है। ठीक है ना, जिसको हम पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन बोलते हैं। तो फाई अगर इंक्रीज होता है, ये जो फाई है, चार्ज डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है, क्योंकि देखो अब तक हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े उन फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि चार्ज कितना है और साइज जो है वो कैटायन का कितना है। ठीक है ना, इन दोनों चीजों को मिलाकर के, साइज को और चार्ज को मिलाकर के हमने यहां पर एक नई टर्म ली है जिसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, जिसको या फिर पोलराइजेशन पावर भी बोल सकते हैं कैटायन का, या एनायन का भी ले सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन अगर देखें तो उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इस रिलेशन से दिया जाएगा। और अब हम यहां पर कह सकते हैं कि अगर फाई का वैल्यू बढ़ता है, ये जो फाई है, चार्ज डेंसिटी अगर बढ़ता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। फाई बढ़ने का मतलब चार्ज बढ़ना या फिर साइज का घटना। ठीक है ना, तो पोलराइजेशन अगर ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर्स जो हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम किसी ग्रुप में देखें, ये ग्रुप में, और अगर हम किसी पीरियड में देखें,
तो ग्रुप जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो उसे हम ग्रुप बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो उसको हम पीरियड बोलते हैं। तो अगर हम ग्रुप में बात करें तो ग्रुप में देखो साइज क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो फाई का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फाई का वैल्यू कम अगर हो जाता है तो वहां पर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जब जाते हैं तो फाई जो है वो डिक्रीज होता है, और अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो फाई का वैल्यू है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो फाई का वैल्यू कब इंक्रीज हो रहा है, कब डिक्रीज हो रहा है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आप बता सकते हो कि उसमें कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर कितने हैं। तो अब हम इसको अप्लाई करते हैं और हम बात करते हैं सबसे पहले जो अभी हमने इतने दिन से कह रहे हैं बार बार कि साहब किसी भी कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर हैं वो आप यहां पर बता सकते हो, ठीक है ना। सो वो जो कंपाउंड है वो आयनिक है या कोवेलेंट है वो आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि अगर फाई का वैल्यू ज्यादा है, फाई वैल्यू इज मोर, देन वो कंपाउंड कैसा होगा। देखो फाई का वैल्यू ज्यादा अगर है तो इसका मतलब कि वो ज्यादा पोलराइजेशन पावर रखता है, और ज्यादा पोलराइजेशन पावर रखेगा तो वो कंपाउंड जो होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर का। और अगर वहां फाई का वैल्यू लेस है देन वो कंपाउंड कैसा होगा, वो कंपाउंड आयनिक नेचर का। ठीक है। एक और दूसरी चीज हम यहां पर देख सकते हैं फाई की वैल्यू से ही कि वो जो कंपाउंड है, वो जो कैटायन है, यहां पर हम पोलराइजेशन पावर ऑफ कैटायन देख रहे हैं ना, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटायन। तो अगर ये जो फाई का वैल्यू है ये हमें बताता है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा या नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो हम ये दूसरा फैक्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो हम बता सकते हैं कि टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको मालूम ही है, जैसे कि अगर हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लें, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये जो कैटायन हमारे पास में इसमें Fe है, इसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी इस फाई की वैल्यू से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर फाई का वैल्यू ज्यादा है, फाई इज मोर, तो इसकी टेंडेंसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की ज्यादा होगी, देन it will form complex compounds। फाई के वैल्यू ज्यादा अगर होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा बनाता है, और फाई का वैल्यू अगर कम आता है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाता है, या बहुत कम टेंडेंसी होती है फिर उसकी, या एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है। अगर स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना है तो फाई शुड बी मोर। तो ये एक एप्लीकेशन है, हम फाई की वैल्यू से ही बता सकते हैं कि वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा या वो जो कैटायन है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाएगा। अगर फाई का वैल्यू आपको पता है और फाई का वैल्यू कम है या ज्यादा है तो एक चीज और हम पता लगा सकते हैं। वो क्या पता लगा सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है उसका सॉल्वेशन होगा या नहीं होगा, टेंडेंसी ऑफ कैटायन टुवर्ड्स सॉल्वेशन। तो यहां पर एक और एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं टेंडेंसी ऑफ कैटायन टुवर्ड्स सॉल्वेशन। अब देखो सॉल्वेशन मैंने आपको बताया था एक बार कि सॉल्वेशन क्या होता है। सॉल्वेशन तब होता है जब सॉल्यूशन बनाते हैं। तो जब हम मान लीजिए कि हमारे पास में क्या हो, हमारे पास में है मान लीजिए सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में डिसॉल्व करेंगे, ये पानी हमने लिया और इसको हमने डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे ये जो सोडियम है
और ये जो क्लोराइड है ये अपने आयंस में सबसे पहले तो क्या करेगा, टूट जाएगा। फिर सोडियम के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे इस तरह से, और ऐसे इकट्ठे होंगे कि वाटर मॉलिक्यूल कैसा होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसा होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो ऑक्सीजन है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहां सोडियम के पास में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव चार्ज वाला जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन वाला पार्ट इधर होगा और इधर जो होगा वो क्या होगा, तो इसको आप ऐसे शो कर सकते हो कि ये सोडियम प्लस और ये जो ऑक्सीजन है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है इस तरह से, तो ये इसको अपनी तरफ इस तरह से घेर लेंगे इस तरह से। ओके, तो ये जो स्पीसी बनी ये क्या है, ये है आपका सॉल्वेटेड सोडियम कैटायन। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अगर उसके चारों तरफ इस तरह से इकट्ठे हो जाएं तो उसे हम बोलेंगे सॉल्वेशन, ठीक है ना। तो अब जाहिर सी बात है, और अगर क्लोरीन की अगर हम बात करें या क्लोराइड की बात करें तो इस क्लोराइड के चारों तरफ कौन इकट्ठा हो जाता है, ये क्लोराइड आयन है, इसके बाद नेगेटिव चार्ज है, तो जितने भी पॉजिटिव जो H+ आयन के पास में पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर, तो ये इस तरफ इस तरह से, ठीक है ना। तो ये क्लोराइड के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, तो ये होगा आपका सॉल्वेटेड क्लोराइड आयन, और ये हमारे पास में है सॉल्वेटेड सोडियम आयन, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि वो सब सॉल्वेशन करेगा या नहीं करेगा, वो फाई की वैल्यू से कैसे पता लगाएं हम। तो अगर फाई की वैल्यू ज्यादा होती है, अगर ये जो फाई है इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, ठीक है ना, तो ये सॉल्वेशन ज्यादा करता है। क्यों ज्यादा करता है, अगर ये फाई का वैल्यू ज्यादा है तो ये सॉल्वेशन ज्यादा क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास उतना ही ज्यादा क्या होगा, पॉजिटिव करेक्टर होगा। यहां पर आप देखो कि पॉजिटिव करेक्टर या पॉजिटिव चार्ज उसके पास उतना ही ज्यादा होगा, साइज उतना ही ज्यादा होगा, तो ये इस आयन को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो आप यहां पर बता सकते हो कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन है, क्योंकि हमने यहां पर वाटर काम में लिया है तो इसको हम हाइड्रेटेड बोलेंगे, सॉल्वेटेड की जगह आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रेटेड, क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट वाटर है और वाटर को हम जब इसमें खोलते हैं तो वो हाइड्रेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का उसके साथ में जुड़ना हाइड्रेशन कहलाता है, और बाकी के जो हम सॉल्वेंट लेते हैं उन सब के लिए हम सॉल्वेटेड वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड एक ही बात है, बट वाटर को अगर आपने लिया है तो उसको आप हाइड्रेटेड बोलोगे, और वाटर के अलावा कुछ और लिया है तो उसको आप सॉल्वेटेड बोलोगे। ओके, तो ये भी चीज हम पता लगा सकते हैं कि अगर आपके पास में फाई का वैल्यू है, फाई ज्यादा है या कम है। एक और चीज यहां पर कि जो नेचर है ऑक्साइड्स का वो भी हम पता लगा सकते हैं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो ऑक्साइड, इस बात का हम पता लगा सकते हैं। तो अगर फाई का वैल्यू ज्यादा है, ये जो फाई है इसका वैल्यू अगर ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि जब ऑक्साइड बनेगा तो कैसा बनेगा, ऑक्साइड देखो ये आपके पास में मेटल है कोई भी, और मेटल ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के साथ में ये कोई ना कोई बॉन्ड बना रहा होगा, मतलब मेटल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होगा, और ये मेटल ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है इसका नेचर आयनिक है या कोवेलेंट है, ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा इसकी फाई की वैल्यू पर, ठीक है ना। तो आप यहां पर बताओ कि अगर ये वैल्यू ज्यादा होती है, ये जो वैल्यू है फाई का ये अगर ज्यादा है, मोर, तो ये जो बॉन्ड है जो
मेटल और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है इसका ज्यादातर नेचर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोवेलेंट नेचर का, क्योंकि फाई का वैल्यू ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा पोलराइज करेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें इंक्रीज हो जाएंगे, और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएंगे तो ये जो बॉन्ड है, ये जो मेटल और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होगा। वाटर, ठीक है ना, अगर हम इसको वाटर में मिलाएं तो ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि जो अब यहां पर दो एग्जांपल लेकर के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास में है एक सोडियम ऑक्साइड और दूसरा है आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। अब सोडियम ऑक्साइड क्या बना रहा है, सोडियम ऑक्साइड बना रहा है Na+ और ऑक्साइड आयन, ये दो, और यहां मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना रहा है, ये बना रहा है Mg2+ और O2-। ओके, अब आप मुझे बताओ कि ज्यादा पोलराइजेशन किसका होगा, ये जो फाई का वैल्यू है वो किसके लिए ज्यादा होगा, MgO के लिए फाई ज्यादा होगा या सोडियम ऑक्साइड के लिए फाई ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि यहां पर चार्ज 2+ है, यहां पर चार्ज 1+ है, तो ये ज्यादा पोलराइज करेगा, ये ज्यादा पोलराइज करेगा तो इसका कोवेलेंट नेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, और कोवेलेंट नेचर अगर इसका ज्यादा होता है तो आयनिक करेक्टर ये ज्यादा रखेगा, ठीक है ना। तो आप यहां पर कह सकते हो कि सोडियम ऑक्साइड इज मोर आयनिक देन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आयनिक नेचर, आयोनिक नेचर। ओके, सो ये ज्यादा आयनिक है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कम आयनिक है। ओके, तो इसका फाई का वैल्यू जो है वो क्या है, लेस, और इसका फाई का वैल्यू क्या है, मोर। तो ज्यादा अगर फाई का वैल्यू रहता है तो वो कैसा होगा, कोवेलेंट नेचर का, और फाई का वैल्यू कम होगा तो वो होगा आयनिक नेचर का, ठीक है। खैर, अब तो अभी तो ये बात हो गई। अब हम यहां पर बात कर रहे थे इस MO बॉन्ड के ब्रेक होने की। तो आप एक चीज सोचो, अगर यहां पर ये है इस तरह का, तो अगर ये बॉन्ड जो है, जो MO वाला जो बॉन्ड है, ये अगर कोवेलेंट है, कोवेलेंट, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं कि ये ज्यादा पोलराइज कर रहा है तो ये कोवेलेंट है, ये कोवेलेंट है और ये ज्यादा आयनिक है, ठीक है। तो इन दोनों में से हमने, अगर ये जो सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम देखें तो यहां पर ज्यादा आयनिक नेचर कौन शो कर रहा है उस पर हम बात करते हैं। तो कार्टिलेज ने एक यहां पर ये जो फाई है इसके लिए एक स्केल दिया कि अगर फाई का अंडर रूट वैल्यू क्या हो, 2.2 से कम है, इसको मैं दूसरे पेज पे ले लेता हूं कि वैल्यू ऑफ अंडर रूट फाई अगर वो 2.2 से कम हो, या फिर ये जो फाई का वैल्यू है इसका अंडर रूट वैल्यू 2.2 से 3.2 के बीच हो, या फिर अंडर रूट फाई का वैल्यू 3.2 से ज्यादा हो। तो इस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल होगा ये क्या होगा, आयनिक। इस कंडीशन में ये जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा एम्फोटेरिक, और इस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल होगा वो होगा कोवेलेंट। तो आप देखो कि अगर फाई का वैल्यू ज्यादा आ रहा है तो वो कोवेलेंट नेचर रखेगा, अगर फाई का वैल्यू 2.2 से कम आ रहा है तो वो आयनिक नेचर रखेगा।
मुझे बताओ कि आयनिक नेचर अगर कहीं पर ज्यादा है तो वो कंपाउंड कैसा होता है? बेसिक। और अगर कोवेलेंट नेचर कहीं पर ज्यादा है तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एसिडिक। अब देखो यहां पर अब इन बॉन्ड्स में आप आ जाओ। यहां दो तरह के बॉन्ड है, एक वो है जो मेटल और ऑक्सीजन के बीच में बना है, एक वो है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बना है। अगर आपको एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा शो करना है तो H+ आयन निकलना चाहिए। इसमें से क्या होना चाहिए? ये MO- और H+ आयन बनना चाहिए। ये कब निकल सकता है? जब ये जो MO बॉन्ड है ये ज्यादा कोवेलेंट हो तो ये H+ आयन ज्यादा अच्छे से निकल जाएगा। ठीक है ना? बेसिक कैरेक्टर कब आता है? बेसिक कैरेक्टर जब आता है जब ये M+ बने और OH- आयन बने। बेसिक वही होते हैं ना जो OH- आयन देते हैं, है ना? और एसिडिक तब होते हैं जब H+ आयन दे। ये कब हो सकता है? जब ये जो बॉन्ड है जो ये जो मेटल और ऑक्सीजन के बीच का है ये क्या हो? ये ज्यादा आयनिक हो। और ज्यादा आयनिक कब होगा? जब इसकी जो फाई की वैल्यू है वो कम होगी। तो आप यहाँ पे देखो जब 2.2 से कम है तो ये ज्यादा आयनिक शो करेगा और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है MO बॉन्ड ये वीक हो जाएगा और ये आसानी से यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है ना? और जब ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा रखेगा तो ये बॉन्ड कम ब्रेक होगा, बल्कि ये जो OH बॉन्ड है ये ज्यादा ब्रेक होगा और यहाँ पे H+ आयन निकल जाएगा। तो ये एसिडिक नेचर का होता है। तो जो आपके ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स, उनका नेचर आप यहां पर बता सकते हो अगर आपके पास में क्या हो? फाई का वैल्यू हो। जो चार्ज डेंसिटी है उसका वैल्यू अगर आपके पास में होता है तो आप इन तीनों में से कंपेयर कर सकते हो और आप बता सकते हो कि कंपाउंड वो आयनिक नेचर है, वो एम्फोटेरिक नेचर का है या वो कोवेलेंट नेचर का है। तो एक एप्लीकेशन ये भी था। एक एप्लीकेशन है कि सब जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं या फिर इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनका वैल्यू भी अगर आपको फाई का वैल्यू पता है तो आप ये बता सकते हो कि उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा होगा या कम होगा। ठीक है ना? तो फाई का वैल्यू वैसे तो हम बार बार डिस्कस कर चुके, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा बार किसी चीज को हम डिस्कस करते हैं तो आपको पता है वो चीज बहुत इजीली आपको याद हो जाती है। तो हमें पता है कि अगर ये वैल्यू फाई का अगर आपके पास ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो आप यहां पर एक रिलेशन देख सकते हो कि फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट किसी का ज्यादा है तो फाई का वैल्यू कम होगा और अगर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसी का कम है तो फाई का वैल्यू ज्यादा होगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप किसी भी ग्रुप में चले जाओ या पीरियड में चले जाओ और वहां आप बता सकते हो कि आपका ग्रुप है और ये हमारे पास में पीरियड है। अब फाई का वैल्यू ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? डिक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर फाई का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो यहां जो फाई है वो डिक्रीज होता है और यहाँ फाई जो है वो इंक्रीज होता है। अब आप यहाँ पे देख लो कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फाई का वैल्यू इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो फाई का वैल्यू डिक्रीज होगा। फाई का वैल्यू डिक्रीज होगा तो वो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रखेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो फाई का वैल्यू डिक्रीज होने पर ये फाई का वैल्यू जो है वो डिक्रीज अगर होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। ठीक है ना? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं और यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर फाई का वैल्यू इंक्रीज होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होंगे। ठीक है ना? ओके। तो ये आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास में फाई का वैल्यू है तो। एक आप पढ़ते हो डायगोनल रिलेशनशिप, आपने पहले पढ़ा होगा, विकिरणीय संबंध।
जब पीरियडिक टेबल पढ़ते हो तो उस पीरियडिक टेबल में डायगोनल रिलेशनशिप आप पढ़ते हो, डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध। तो देखो अगर फाई का वैल्यू किसी भी कैटायन के लिए, अगर आपके पास में 2 या 2 से ज्यादा कैटायन है, उनके लिए अगर फाई का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, तो इसका मतलब वो डायगोनल रिलेशनशिप रखते हैं या एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे कि हम बात करें लिथियम, लिथियम के बाद में बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, और इनके नीचे क्या आता है, इसके नीचे आता है सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, इसी तरह से होता है ना। और हमें पता है लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी क्या आती है, एक जैसी आती है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी क्या आती है, लग कुछ एक जैसी आती है, ये इसकी प्रॉपर्टी एक जैसी आती है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप आप बता सकते हो, दिखा सकते हो कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम का जो फाई का वैल्यू है वो सेम आ रहा है, लिथियम और मैग्नीशियम के फाई का वैल्यू सेम आ रहा है, बोरॉन और सिलिकॉन जो है उसका जो फाई का वैल्यू है वो सेम आ रहा है, इसी तरह से कार्बन और फॉस्फोरस के जो फाई हैं उनका वैल्यू दोनों का सेम आ रहा है। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाते हैं उनके साथ जिनका वैल्यू सेम आता है। सेम फाई का वैल्यू मींस सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसी को हम डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि हर ग्रुप में, ये जो ग्रुप है इसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज के मामले में ये लिथियम मैग्नीशियम के जैसे बिहेव करेगा तो उसे हम डायगोनल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो उसको हम यहाँ पर फाई का वैल्यू से समझा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के लिए फाई का वैल्यू क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। अच्छा, एक और एप्लीकेशन है जिसे हम पढ़ सकते हैं, कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी। सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स क्या है, देखो कार्बोनेट अगर आप कोई भी लेते हो, आपने ये ले लिया मेटल और ये कार्बोनेट, ठीक है ना, ये आपने यहां पर ले लिया, और जब आप इस मेटल कार्बोनेट को गर्म करते हो तो होता क्या है कि मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये आपने कई जगह पर इस प्रॉपर्टी को आपने पढ़ा होगा, ओके, कि मेटल कार्बोनेट्स को गर्म करने पर क्या वो ये टूटेगा, और या फिर मैं इसको गर्म करूं और कहो कि साहब ये रिएक्शन होती ही नहीं, ये मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक ही नहीं होता। तो ये जो मेटल है इसका फाई का वैल्यू क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए, ठीक है, कि क्या वो ब्रेक होता है या वो ब्रेक नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में कैल्शियम कार्बोनेट है, और अगर मैं इसको हीट प्रोवाइड करूं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा क्या, या फिर मैं करूं सब इसको जब मैं गर्म करता हूं तो ये नहीं बनाता, किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं देता। तो ये वैल्यू हम इस फाई की वैल्यू से ये पता कर सकते हैं कि ऐसा किस तरह से होता है। अब देखो कार्बोनेट जो है वो एक, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कार्बोनेट क्या है। कार्बोनेट एक बल्की ग्रुप है, ठीक है, बल्की ग्रुप इन द सेंस मतलब बड़ा है, साइज में बड़ा है। कैसे बड़ा है, कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3 2-, है ना, और इसको अगर आप स्ट्रक्चर इसका फॉर्म करो तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें इसका देखने को मिलता है, एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर और एक माइनस चार्ज इस ऑक्सीजन पर होता है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप जो मैंने अभी ऊपर लिखा है वैसा ही होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो।
मतलब ये तीनों जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर किसी भी एक को यूज कर लेंगे, है ना। तो लेट्स से कि हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं, तो अब होगा क्या कि यहां पर कोई ना कोई मेटल है, सॉरी, और इस मेटल के पास में 2+ चार्ज है। यहां पर तो माइनस चार्ज है ना, 2 CO2 के पास, तो जाहिर सी बात है कि ये किसके साथ जुड़ेगा, ऐसे मेटल के साथ जुड़ेगा जिसमें 2+ चार्ज। या फिर अगर M+ वाले चार्ज के साथ जुड़ता है तो 2 मेटल मॉलिक्यूल्स, सॉरी आयंस यहां पर काम आने वाले। ठीक है, तो हम फिलहाल इसको इस तरह से लेते हैं। अब होगा क्या, होगा ये कि जब ये इस तरह के बॉन्ड बना रहा होगा, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूं, ये कोई मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। इस पर एक चार्ज है और इस पर एक चार्ज है, इस पर 2+ चार्ज है। तो इनके बीच का कोई ना कोई बॉन्ड बन रहा होगा, ये इसके साथ में बॉन्ड बना रहा होगा। तो अगर ये बॉन्ड मजबूत है और ये बॉन्ड वीक है, तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्म हो जाएगा। अब ये किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि ये जो मेटल हमने लिया है इसका फाई का वैल्यू क्या है, ये इस कार्बोनेट को कितना पोलराइज कर सकता है। ये जो बॉन्ड है मेटल ऑक्सीजन के बीच का बना हुआ, ये कितना आयनिक करेक्टर रखता है। अगर ये ज्यादा आयनिक करेक्टर रखेगा तो ये ब्रेक नहीं होगा, और ये कम आयनिक करेक्टर रखेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, सो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं उनसे। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल लो, बेरिलियम कार्बोनेट, आप यहाँ पर एग्जाम्पल लो मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बन। ये हमने एक ग्रुप ले लिया एल्कलाइन अर्थ मेटल का, और बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट हमने ले लिए। और अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि साहब मैं इसको गर्म करूं तो क्या ये ब्रेक होगा या नहीं होगा। और मैं कहता हूं कि साहब ये ब्रेक हो जाएगा, सब में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये जो हीट मैंने प्रोवाइड की है ये मुझे कब ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहते हो, ये जो बॉन्ड है इसको अगर आप ब्रेक करना चाहते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अब वो एनर्जी कम दे करके इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर सकते हो या ज्यादा एनर्जी ब्रेक दे करके करोगे, वो किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो बेरिलियम है, ये जो मैग्नीशियम है, या ये जो कैल्शियम है, या ये जो भी मेटल आपने यहाँ पर लिया हुआ है, इसका फाई का वैल्यू क्या है, या ये कितना ज्यादा पोलराइज करता है या नहीं करता, इस बात पर डिपेंड करता है। तो लेट्स से हमें पता है जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जब हम यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ रहा है तो हम इसको कुछ इस तरह से शो करेंगे। कैसे शो करेंगे कि ये है आपके पास में O- C डबल बॉन्ड O-, और ये आपका बेरिलियम, इसको हम इस तरह से शो कर देते हैं। ये मैग्नीशियम जो है वो थोड़ा सा और बड़ा होगा, और ये ऑक्सीजन माइनस, ये कुछ इस तरह से। तो कैल्शियम है उसका साइज और बड़ा होगा, ये ऑक्सीजन माइनस, ये स्ट्रोंशियम होगा उसका साइज और बड़ा होगा, माइनस, और यहां पर जो बेरियम है उसका साइज और भी ज्यादा बड़ा होगा, और ये ऑक्सीजन और ये इस तरह से। तो ये हमने कार्बोनेट, और ये हमारे पास में ये बेरिलियम हो गया, ये मैग्नीशियम हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ये स्ट्रोंशियम हो गया,